बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। M2 की रिवीजन है, इसमें प्रैक्टिस है सारी और चैप्टर वाइज हम इसको देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर है नंबर्स एंड ऑपरेशंस। इसमें हमारे पास जो डिस्कस करने की चीज़ है वो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। हमें इनके बारे में पता होना चाहिए क्या चीज़ें हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू होता है। होल नंबर्स जो हैं ये 0 से स्टार्ट होते हैं और नंबर कंटिन्यू हो जाते हैं आगे। उसके बाद इंटीजर जो होते हैं, इंटीजर होल नंबर्स होते हैं असल में, ठीक है, और कंटिन्यू चल रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव में भी होते हैं, इसको हम इंटीजर कहते हैं और ये दोनों साइड पे कंटिन्यू होते हैं। और फिर उसके बाद रैशनल नंबर होता है हमारे पास। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी हम उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको रैशनल नंबर कहते हैं। और रैशनल नंबर की एक और क्वालिटी भी होती है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में होते हैं, यानी या तो वो टर्मिनेट हो जाएंगे या फिर उनमें कोई पैटर्न जो है वो आ जाएगा, जैसे कि 4 4 4, इस तरह से वो चलते जाएंगे, कंटिन्यू हो जाएंगे विद अ पैटर्न। उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। अब इन द ऑपोजिट जो इरैशनल नंबर हैं उसमें ये होता है कि वो डेसिमल में होते हैं, लेकिन उनमें कोई भी पैटर्न जो है वो विजिबल नहीं होता और वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि वो इन्फिनिटी चलते रहते हैं, उनका डेसिमल्स जो हैं वो आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन उसमें पैटर्न जो है वो कोई भी नज़र नहीं आएगा। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं इरैशनल नंबर। और इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, अगर आप इसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो आपको ईजी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 81 जो है ना, ये फर्स्ट नंबर, ये क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ये है चेक ऑल द बॉक्सेस दैट अप्लाई टू द नंबर। ठीक है, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। ओके, 81 की बात हो रही है और क्वेश्चन है हमारे पास चेक ऑल बॉक्सेस दैट अप्लाई। चेक का मतलब होता है यू जस्ट नीड टू पुट अ टिक मार्क ओवर देयर। और हम देखेंगे 81 का किसका स्क्वायर रूट होता है, अगर हमें पता हो तो वो 9 का होता है। अब 9 इज़ बेसिकली अ नेचुरल नंबर, 9 is a whole number as well, 9 is an integer as well, 9 is a rational number because ये p/q फॉर्म में यूं करके लिखा जा सकता है, ये रैशनल नंबर है। उसके बाद इरैशनल नहीं है और ये रियल नंबर भी है 9 जो है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे 9 नहीं मैंने लिखना, ये तो मिस्टेक हो गई। हमने क्या लिख करना है, हमने यहाँ पे टिक करना है, चेक करना है, ठीक है, कि ये 9 यहाँ पे आ रहा है, इस कैटेगरी में आता है। 1.2 इसके ऊपर एक बार नज़र आ रहा है। बार का मतलब है कि वो कोई पैटर्न रिपीटिशन में आएगा, दैट मीन्स ये 1.222 इस तरह से करके वो चलता जाएगा। तो हमें पता है कि जो पैटर्न अगर हो तो वो रैशनल नंबर की क्वालिटी है और वो रियल नंबर तो होते ही हैं। रियल नंबर जो है ना, ये सारे रियल नंबर्स होते हैं, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो रियल नंबर ना हो। एनी नंबर यू कैन कोट इज़ अ रियल नंबर। अब ये हमारे पास आ गया। उसके बाद जो ज़ीरो है, ज़ीरो कहाँ पे आएगा? रियल नंबर तो है ही वो। ज़ीरो है वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है, वो होल नंबर भी हो सकता है। और स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो है, ये इसका जो आएगा, देखें क्या आता है स्क्वायर रूट ऑफ 8 का। अब इसका जो आंसर आएगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। 2.8 पूरा आंसर बताइए। 2.828 2 पॉइंट 828 जी 42 जी 7125 7125। और ये देखें इसमें देयर इज़ नो पैटर्न, कोई भी पैटर्न नहीं है और ये आगे आगे इस तरह से वो कंटिन्यू है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो दैट मीन्स ये जो 8 का स्क्वायर रूट है ये इरैशनल नंबर है, ठीक है। अब आपको पता लग गया होगा। इसके अलावा जो इरैशनल नंबर्स की में आ सकते हैं उसमें है हमारे पास पाई। पाई इज़ अ नंबर जिसकी वैल्यू हम समझते हैं कि 3.14 होती है, लेकिन ये चल रहा होता है आगे, लेकिन हम पाई की वैल्यू सर्कल्स के अंदर लेते हैं 3.14। यहाँ हम पाई को 22/7 कहते हैं, लेकिन वो इसकी इक्वल नहीं होती उसकी वैल्यू एग्जैक्ट, लेकिन वो उसको कोट किया जाता है ऐसे, ठीक है। ये p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता जो पाई है। तो पाई भी हमारे पास इरैशनल नंबर्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज़ लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70। नाउ व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स वो होते हैं दैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। उनके पास कितने फैक्टर्स होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स।
ठीक है, ओनली एंड एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। और जैसे कि हमारे पास 2 है, 2 के पास 2 फैक्टर्स है, 1 एंड 2। फैक्टर का मतलब ये होता है कि ये 2 के टेबल में भी है और 1 के टेबल में भी होता है ये वाला 2। इसी तरह से अगर 13 कहूँ तो 13 किस किस टेबल में होता है, 1 इन इटसेल्फ, यानी 13 टाइम 1 इज़ 13 एंड 1 टाइम 13 इज़ 13। इसके अलावा 13 और किसी टेबल में नहीं होता, इसलिए हम उसको प्राइम नंबर कहते हैं। और हमें पता है कि उसके पास प्राइम नंबर के पास 2 फैक्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे सवाल एक दो पैदा होते हैं, वो ये है क्या 1 इज़ अ प्राइम नंबर? जी नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 1 के पास ओनली एक ही फैक्टर है और दैट इज़ 1। ठीक है, उसके पास 2 फैक्टर्स नहीं है। तो प्राइम नंबर की कंडीशन होती है कि उसके पास 2 फैक्टर्स जो हैं वो होने ज़रूरी होते हैं, और यहाँ पर 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता। और इसके अलावा 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। जब बात की जाती है विच इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, दैट वुड बी 2। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर वो 2 की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात चल रही है 50 से 70 के दरमियान में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 50 से 70 के दरमियान में कितने प्राइम नंबर्स हमें मिलते हैं। अगर हम देखें 51 को, तो 51 जो है ना ये 3 से डिविजिबल है, तो इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम बात करें 52 की, तो ये तो इवन नंबर है, ये भी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि जितने भी इवन नंबर्स होंगे ना वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। तो आप जितने भी इवन हैं उनको तो पहले आप डिस्कार्ड कर देना, वो हम लिख ही नहीं सकते। तो व्हाट वी डू हियर इज़ हम ये कर लेते हैं कि हम ऑड नंबर्स लिख लेते हैं और फिर हम उनको क्रॉस कर देंगे बाद में। ठीक है, तो वो बिटवीन की बात करें तो 50 इंक्लूडेड नहीं होगा, 50 हम नहीं लिखेंगे और ना ही 70 लिखेंगे। तो हम वैसे लिखते हैं 51, 53। मैं बाद में चेक करूँगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं और कौन से नहीं हैं, मैं उसको बाद में देखता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी सी काउंटिंग पहले लिखता हूँ। 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70 मैं नहीं लिख सकता, इसलिए मैं 70 पे जाके मैंने ब्रेक कर दिया। ओके, और ना ही मैं 50 लिख सकता हूँ। अब ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जो कि ऑड हैं, इवन नहीं है ना। तो हम ये देखते हैं कि इसमें से कौन कौन से डिविजिबल होते हैं। सही है, 51 जो है ये तो 3 से डिविजिबल हो जाता है, 3 से डिवाइड होता है। अगर आप 51 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड होगा और कोई रिमाइंडर या डेसिमल नहीं आएगा, इसीलिए मैं इसको भी डिस्कार्ड कर देता हूँ। 53 हम देखें क्या ये किसी नंबर से होता है डिविजिबल, नहीं होता, तो ये प्राइम नंबर होगा, मैं इसको बॉक्स कर देता हूँ। 55 में चूँकि 5 राइट साइड पे आ रहा है और अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद हो तो 5 जो है ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा। 55 इज़ डिविजिबल बाय 5, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। अब रह गया 57। 57 जो है ये 3 से डिविजिबल है। मुझे कैसे पता लग रहा है 57 जो है 3 से डिविजिबल है? मैं इसको ऐड करता हूँ, 7 + 5 इज़ 12, तो 12 जो है इट इज़ डिविजिबल बाय 3, सो 57 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये 3 के डिविजिबिलिटी का रूल है, तो मैं इस तरह से इसको चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको भी हम बाहर निकाल देते हैं। 59 किसी से डिविजिबल है, तो 59 किसी भी टेबल में नहीं जा रहा, तो इट इज़ अ प्राइम नंबर। 61 क्या डिविजिबल है? 61 भी नहीं है डिविजिबल। और 63, हाँ जी ये 3 के टेबल में हो जाता है। 65 भी हो जाएगा। 67, नहीं 67 भी नहीं होता, तो ये प्राइम नंबर है। और 69 जो है ये 3 के टेबल में होता है, 3 से डिविजिबल है, सो मैं इसको भी क्रॉस कर देता हूँ। अब मेरे पास जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं ना, दैट इज़ 53, 59, 61 एंड 67। ठीक है, मैं यूँ करता हूँ कि मैं इन नंबर्स को भी फ़िलहाल नीचे लिखता हूँ ताकि मैं ऊपर जो है उसको इरेज़ कर दूँ और नीट हो जाए आपके लिए। ठीक है, हम इसको इरेज़ करते हैं ताकि हम यहाँ पे नीटली आंसर लिख सकें इसका। ये तो वर्किंग थी ना आपको दिखाने के लिए। तो 53, 59, 61 एंड 67। ठीक है, ये जो है हमें नज़र आए कि ये प्राइम नंबर्स हैं। और अगला क्वेश्चन था हाउ मेनी आर इवन। तो भाई इवन तो सिर्फ 2 ही होता है, उसके अलावा और कोई इवन प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं नो इवन प्राइम नंबर। ठीक है, ये इसका आंसर आ सकता है। अब हमने क्या किया, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और इस तरह से आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ अ फ्रैक्शन, हाउ टू सॉल्व अ फ्रैक्शन। ये एक नेस्टेड ब्रैकेट्स के अंदर फ्रैक्शंस हैं। नेस्टेड ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है कि सबसे पहले ये ब्रैकेट होता है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट है, और फिर
स्क्वायर ब्रैकेट है। प्रायोरिटी ये होती है कि सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, फिर कर्ली को करना और फिर लास्ट में आपने स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम चले गए इस ब्रैकेट के अंदर, हमें सबसे पहले ये वाली सॉल्व करनी है। हम ये सबसे पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे इसको। 2 2 4 एंड 1 5, 5/2 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 1/6। अभी हम ये वाला ही सॉल्व करेंगे और हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। यहाँ पर हमारे पास अगर डी मैथ्स का आपको पता हो और ये आप रिकॉल करें इसको, डिवीजन कम्स फर्स्ट, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड इन द लास्ट वी कैन डू द सब्ट्रैक्शन। सो हम यहाँ पे डिवीजन पहले करेंगे, दैट मीन्स मैं इसको पहले करने लगा हूँ। अब डिवीजन कैसे की जाती है, हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई और इसको कर लेते हैं फ्लिप। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। और इसको जब मैंने किया यूँ करके क्रॉस कर दिया तो हमारे पास 2/1 ये फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया, 5/2। अब नीचे वाला जो होता है ये कभी भी जब तक आपके डिनोमिनेटर सेम ना हो तो आप इसको कभी भी ऐड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें उसके डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। किस तरह से करते हैं, ये 2 है तो मैं इसको भी 2 बना देता हूँ। कैसे बनाया, मैंने नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसलिए हमारे पास ऊपर जो आंसर आ जाएगा दैट इज़ 4 और नीचे आ गया 2। ठीक है, और यहाँ पर 5/2 हो गया। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया 5 माइनस 4/2 तो मेरे पास एक आंसर आ गया एंड दैट इज़ 1/2। ये पूरी फ्रैक्शन का जो सोल्यूशन है ना दैट इज़ 1/2। ठीक है, अब मैं ये सारा इरेज कर दूंगा और सिर्फ 1/2 जो है मैं इसके नीचे लिख दूंगा। आप कैलकुलेटर यूज़ करके इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े स्टेप्स आपको बताने पड़ते हैं ना। एटलीस्ट इनर ब्रैकेट जो है उसका आंसर आप लिख दें पहले, इस तरह से करते हुए। तो हम क्या, अभी मैंने क्या किया कि मैंने इस वाले का इनर ब्रैकेट का सोल्यूशन ढूंढ लिया और वो ये है। ठीक है, अब इसको भी मैं इम्प्रॉपर कर देता हूँ। 5/4 आ गया, कर्ली ब्रैकेट की बारी आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने में ये है कि ये जो ब्रैकेट है ना ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, ये जो दो चीज़ें हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं हम, यानी कि ये ऐसे है। ठीक है, इन अदर वर्ड तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/4। तो मैं इसका आंसर लिख दूंगा 1/4 और ऐसे। अब चूंकि नीचे वाले सेम है डिनोमिनेटर तो हमने लिख दिया उसको और ऊपर माइनस कर दिया, 4/4 हो गया एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 1। अब मुझे पता लगा मैंने कर्ली ब्रैकेट को जब सॉल्व किया ना तो उसका आंसर मेरे पास आ गया है 1। ठीक है जी, तो हम 1 को लिखते हैं उसके नीचे। ठीक है, ये देखिए हमने 1 को यहाँ पे लिख दिया और अब हमारे पास ये जो बाहर है ना ये बेसिकली इस तरह से हो गया। सोल्यूशन इज़ 1 एंड इसका जो आंसर 4 टाइम 2 इज़ 8 एंड 1 9, 9/4 किया हमने। और यहाँ पर क्या बन गया, अब 9/4 डिवाइडेड बाय 1, तो दैट इज़ 9/4 ऑफ कोर्स। ठीक है, हमें कुछ भी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सो अब 9/4 जो है उसका आंसर हमारे पास, दैट मीन्स इधर इस जगह पे, मैं इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 9/4 आंसर आ गया और यहाँ पे 15/2 आंसर आ गया। ठीक है, अब हमने नीचे वाले जो उनको सेम करना होता है इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 30/4 माइनस 9/4 और हमारे पास क्या आंसर आ गया, 21/4। और अगर हम उसको लिखें 4 5 20, 5 होल 1/4। चूँकि एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन था तो आपने इसका आंसर भी फ्रैक्शन में ही लिखना है। कुछ बच्चे जो है वो यहाँ तक करके छोड़ देते हैं कि नहीं जी वो तो मैंने निकाल लिया क्योंकि 21 ऊपर आ गया, तो दैट इज़ रॉन्ग। इस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर कहते हैं और जो आंसर होना चाहिए ना वो मस्ट बी प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, प्रॉपर भी होना चाहिए और सिंप्लीफाइड भी होना चाहिए। ये उसकी क्वालिटीज़ होती हैं फ्रैक्शंस की, आंसर की। अगर ये नहीं है, सिंप्लीफाइड नहीं है और प्रॉपर नहीं है तो फिर वो उसका आंसर के नहीं है और उसका मार्क जो है आपका डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग नाउ। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हमारे पास है राइट ऑल द फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स जो होते हैं ना वो नंबर्स होते हैं जिससे 60 डिवाइड हो सकता है, उनको फैक्टर्स कहा जाता है। और हम कैसे ढूंढेंगे कि 60 से को कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, तो हम इस तरह से ढूंढते हैं। 1 से शुरू करेंगे, 1 टाइम्स 60, 2 टाइम्स 30, 3 टाइम्स 20, 4 टाइम्स 15, 5 टाइम्स 12, 6 टाइम्स 10,
7 में नहीं होता, 8 में 60 नहीं होता, 9 में भी नहीं होता, और 10 में होता है ना, लेकिन 10 ऑलरेडी आ चुका हुआ है, इसीलिए हम इसको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। मैंने इस ऑर्डर में गया, यहाँ से ये सारे लिखे, चलते चलते यहाँ तक मैंने जाना है और इन सबको लिखना है। एक बात का ख्याल रखना है कि रेपिटेशन नहीं करनी है। अगर कोई नंबर 2 दफ़ा आ रहा है तो आपने उसको नहीं करना, ठीक है, आप एक दफ़ा ही उसको लिखेंगे। तो ये थे सारे फैक्टर्स। दिस इज़ द वे हाउ वी फाइंड आउट द फैक्टर्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ई पार्ट है, लिखा हुआ है राइट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 300 एंड 325। सो मल्टीपल्स आर बेसिकली द टेबल्स। ठीक है, हमने टेबल बताना उसका। 300 के 7 जो है वो 300 से बड़ा 7 का कौन सा मल्टीपल है, कौन सा नंबर जो है वो उसके अंदर आएगा। तो हम देखते हैं कि 300 से बड़ा जो है, क्या 301 7 में आ सकता है। चेक करेंगे, क्योंकि 301 होगा नेक्स्ट नंबर, फिर 302 होगा, 303 होगा। ठीक है, ये इस तरह से नंबर्स जो है ये चलते जाएंगे। हम बारी बारी इसको चेक करते हैं वन बाय वन, क्योंकि 7 का कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, इसलिए मुझे सबको ही चेक करना पड़ेगा। और मुझे रफ पे या ऑब्वियसली कैलकुलेटर से मुझे इसको हर एक नंबर को 7 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि 7 का मल्टीपल कौन सा आ रहा है। मुझे सिर्फ पहले वाला नंबर आइडेंटिफाई करना है, जो रेस्ट होगा वो तो मैं 7 ऐड अप करके उससे ले लूँगा। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से उसका मल्टीपल होता है। तो हमने ये आइडेंटिफाई किया, हम जब 301 को 7 से डिवाइड किया तो इसका आंसर जो है ना, दैट इज़ 7 टाइम 4 इज़ 28, 7 टाइम 3 इज़ 21। ठीक है, तो 43 पे जाएगा ये 7 के टेबल में, इसलिए जो फर्स्ट नंबर है ये डिविजिबल बाय 7 है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को हमने लिख दिया, 301 को यहाँ पे लिखते हैं, और इसमें हमने क्या करना है, जस्ट 7 प्लस करते जाना है। जब मैंने 301 में प्लस 7 किया तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 308, 308। ठीक है, मैं इसको ज़रा करीब करके लिख देता हूँ तो आपको समझाने के लिए बता रहा था। अब इसमें फिर से हमने 7 प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 308 के बाद 315, फिर क्या आ गया 322, और फिर जो ओके यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक होगी, 315। अब अगला 322 हो गया, और अगर हम 322 से फर्दर आगे जाएंगे वो 329 हो जाएगा, लेकिन हमें चूँकि जाना ही 325 से पहले तक है, इसीलिए मैं 329 नहीं ले सकता, इसलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। तो ये था मल्टीपल्स का मतलब। अब हम चलते हैं जीसीडी एंड एलसीएम फाइंड आउट करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत इजी है ये, और ग्रेड 4 और 5 में ये पढ़ाया जाता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये इसको फाइंड आउट करते हैं। हमने तमाम नंबर्स को एक लाइन में लिखा और फिर लैडर यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे सिर्फ, और तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये तमाम के तमाम किसी एक नंबर से डिवाइड होंगे। जैसे कि ये सारे 2 से डिविजिबल हैं, ठीक है, और मैं इनको डिवाइड कर रहा हूँ, 2 टाइम 15, 2 टाइम 9, 2 टाइम्स 12। अब ये तमाम के तमाम जो हैं ये 3 से डिविजिबल हैं। ठीक है, अब ये तीनों जो है ना, ये वाले तीनों, ये किसी भी एक नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए मैंने अब छोड़ दिया। तो ये जो नंबर्स आ गए ये जीसीडी कहलाते हैं। जीसीडी का दूसरा नाम एचसीएफ भी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट, जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, द सेम थिंग। तो वो किस तरह से हम ढूंढते हैं, हमने ये जो नंबर्स हैं ये वाले, इनको हमने यहाँ पे लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका आंसर मेरे पास 12 आ गया। इनका जीसीडी 12 आया। अब हमने फाइंड आउट करना है इनका एलसीएम। सो थोड़ा सा एलसीएम के लिए हम ये करेंगे, हम इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं फिर से प्राइम नंबर से शुरू करूँगा 2 से, जो नंबर डिवाइड होते हैं उनको कर दूँगा, जो नहीं होते उनको मैं नहीं करूँगा। ठीक है, अब 2 से 5 और 3 तो नहीं होते, तो 1 होता है और 2 होता है, वो हो गया। उसके बाद अब 3 से डिवाइड हो सकता है, कौन से वाला, ये मिडल वाला, वो कर दिया। अब 5 से ये, जब तक ये 1 नीचे नहीं आते ना तीनों, ये चलता जाता है प्रोसेस। इसलिए हमने ये देखा कि एलसीएम के अंदर, एलसीएम के अंदर ये ऊपर वाली चीज़ें भी आएंगी, यानी 2 2 3 भी आएगा, और हमने नीचे तक सबको मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है जी। तो पहले मैं रेड पेन से आपको बता दूं कि ये ऊपर वाला 2 टाइम 2 टाइम 3 तो आएगा ही। अब फर्दर क्या हो रहा है उसमें, यहाँ से 2 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 ये भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, और हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया? 2 पावर, ये पावर्स में नहीं कोई लिखा ना पावर। 720 आ गया मेरे ख्याल में। ठीक है ना जी। तो ये दिस इज़ द वे हाउ वी डू इट। ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज़ HCF बाय डिविजन मेथड। सो डिविजन मेथड ईजी भी है, इंटरेस्टिंग भी तरीका है एक हमारे पास HCF फाइंड आउट करने का। और ये हम उस वक्त लगाते हैं, डिवीजन मेथड उस वक्त यूज़ होता है जब जो नंबर्स हैं वो लाइक 3 डिजिट हैं या 4 डिजिट हैं, लाइक बड़े नंबर जो होते हैं उनके लिए हम डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं, छोटों के लिए नहीं करते। ठीक है, छोटे तो उससे भी हो जाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ये 2 डिजिट नंबर लिखे हैं एक वर्कशीट के अंदर, जस्ट टू ट्राई यू, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अब इसमें होता ये है कि जो सबसे बड़े नंबर जो होते हैं ना, उनका आपस में एक कंपटीशन होता है, डिवीजन कंपटीशन कह लें। ठीक है, तो बड़ा नंबर कौन से, सबसे बड़ा 60 है और यहाँ से सबसे बड़ा 48 है। तो दैट मीन्स 60 को हम अंदर रखेंगे और 48 से हम डिवाइड कर देंगे। 48 टाइम 1 इज़ 48 और हमारे पास यहाँ पर आ गया 12। अब क्या करना है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग बात है, हमने ये करना है कि ये जो 48 बाहर था ना, ये यहाँ पे अब अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये इधर आ गया। अब मैं 12 से डिवाइड कर रहा हूँ उसको, 12 टाइम 4 इज़ 48, ख़त्म हो गया। अब हमारे पास ये देखा कि ये हमारे पास एक लास्ट डिवाइज़र आ गया, ये वाला, दिस 12 इज़ द लास्ट डिवाइज़र। हम ये जो इसको यहाँ पर लिखेंगे लास्ट डिवाइज़र को, और ये जो नंबर बाकी बच गया था ना एक ये 36, इसको हम अंदर लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 12 से ये डिवाइड हो जाएगा, 12 टाइम 3 इज़ 36। और अब फिर ये जो लास्ट डिवाइज़र है ना, जब ये फुली डिवाइड कर देता है किसी नंबर को तो ये विन कर जाता है, और फिर यही जो है ये हमारे पास HCF या GCD बन जाता है। तो हमारे पास HCF या GCD जो होगा ना, दैट विल बी 12। सो इट्स अ वेरी इजी मेथड और डिफ़िकल्ट मेथड। आप 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा ये वाला। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इनका रिलेशनशिप बिटवीन, इस टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन GCD एंड LCM। ठीक है, ये इस टॉपिक का नाम है। इसमें क्या होता है, इसका एक फार्मूला है, एंड फार्मूला इज़ A टाइम्स B इज़ इक्वल टू LCM टाइम्स HCF। और ये A क्या चीज़ है, A एंड B आर टू नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे उसने जो क्वेश्चन दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ 108। यहाँ पे उसने दो नंबर नहीं दिए अलग अलग से, उसने कहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, उसने इकट्ठा बता दिया। उसने कहा कि 108 है। एंड ही सेड द GCD इज़ 3, दिस इज़ 3, एंड ही सेड फाइंड द LCM। ये आपने ढूंढना है, दिस वन यू नीड टू फाइंड आउट। अब हम किस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं, हम ये करेंगे कि 108 यहाँ पे रहेगा, 3 जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास LCM की वैल्यू आ जाएगी। और क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 3 टाइम 3 इज़ 9, 3 टाइम 6 इज़ 18। सो हमारे पास LCM की वैल्यू आ गई 36। तो दिस इज़ अ वे हाउ वी फाइंड द LCM और GCD व्हेन GCD or LCM is given and the product of numbers or the numbers are given। ठीक है ना, तो हमने इसके वैल्यूज़ प्लेस करने होते हैं फार्मूला के अंदर, और हमें फार्मूला का पता होना चाहिए, इसको याद करना ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी सिंपल फार्मूला, अगर ये याद है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं।